गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम इंटरमीडिएट के सेकेंड पोएम जिसका नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम दैट इज़ कंपोज्ड बाय स्टेफन स्पेंडर। द पोएट स्टेफन is a famous poet of his country. He was a short story writer and a famous essayist of his time. Actually, he is a social person. He was a social person. Being a social person, he has expressed many problems related to the poor and society. Once he goes to a slum area and looks the pitiable condition of the children who were reading in an elementary school. Now, let us read this poem and try to know more and more about them in Hindi language. तो पहले हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं and then after that we have to try to know more and more about the children who were study in a slum room. An elementary school का अर्थ होता क्या है? An elementary school विदेश में, बाहर में जो हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल बोलते हैं, जिसको हम प्राइमरी स्कूल बोलते हैं, जहाँ पर गांव के बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पर उनको एलिमेंट्री स्कूल बोला जाता है, जहाँ पर छोटे बच्चे स्टडी करते हैं गांव में, नगर में। तो यहाँ पर एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। स्लम का अर्थ होता है झुग्गी झोपड़ियाँ, जहाँ के लोग अत्यंत गरीब होते हैं और झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। स्लम एरिया तो एक झुग्गी झोपड़ियों वाला एरिया है, जहाँ पर एक एन एलिमेंट्री स्कूल है, जहाँ पर उस झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं। उनकी स्थिति काफ़ी कमज़ोर है। कभी जैसा कि हमने बताया कि द पोएट स्टीफन वाज अ सोशल पर्सन, और वह वहाँ पर एक दिन पहुँच जाता है, वहाँ पर जाता है। उनकी कंडीशन को अपनी कविता में बड़ी ही मार्मिक ढंग से स्पेंडर ने व्यक्त किया है। आइए पढ़ते हैं इस चैप्टर को कि जब वो एलिमेंट्री स्कूल यानी क्लासरूम में पहुंचता है, वहाँ स्कूल में जब क्लासरूम में जाता है तो वहाँ पर बच्चे किस प्रकार वहाँ पर बैठे हुए हैं, उनकी कंडीशन क्या है, तो बड़े ही अच्छे तरीके से मार्मिक ढंग से व्यक्त किया है। तो आइए पढ़ते हैं। Far from a gusty waves their children face। एक एक लाइन पे अर्थ लो थोड़ा सा। अगर आपको न समझ में आए यहाँ पर तो आप अपना टेक्स्ट बुक खोल सकते हैं, वहाँ आवाज़ मेरा लीजिए, वहाँ से पढ़िए ध्यान से। हिंदी को बहुत अच्छे ढंग से समझिए। जब आप हिंदी जानते रहेंगे तो आप इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अच्छे से। Far from gusty waves their children face। कभी कहता है उन बच्चों के चेहरे पर, जो वहां बच्चे थे उनके चेहरे पर गस्टी वेव्स का मतलब होता है, गस्टी का मतलब होता है आनंद देने वाली, वेव्स का मतलब आप लोग जानते हैं लहरें, वेव्स का मतलब होता है लहरें। लेकिन यहाँ पर गस्टी वेव्स का मतलब मतलब गस्टी वेव्स का मतलब वे लहरें जो, अभी आप समुद्र के किनारे चले जाओ तो लहरें जब आती हैं तो मौसम बड़ा सुहाना रहता है, बड़ा रौनक रहता है, बड़ा अच्छा रहता है, स्फूर्तिदायक होता है। तो यहाँ पर बच्चों के चेहरे पर कोई भी स्फूर्तिदायक पावर नहीं है, कोई रौनक नहीं है। उन बच्चों के चेहरे पर कोई रौनक नहीं है। और यानी फार फ्रॉम यानी कि उन बच्चों का जो चेहरा है स्फूर्तिदायक शक्ति से बहुत दूर है। फार बहुत दूर है। बहुत दूर का मतलब कोई नहीं है। उनके चेहरे पर जरा सा भी रौनक नहीं है, उनके चेहरे पर जरा सा भी खुशी नहीं है। आप समझ गए होंगे पहले लाइन का अर्थ। उन बच्चों के चेहरे पर जो रौनक है वो बिल्कुल नहीं है, यानी वे रौनक से, खुशियों से बहुत दूर हैं। फार बहुत दूर हैं फ्रॉम से।
गस्टी वेब्स मतलब स्फूर्तिदायक शक्ति से काफ़ी वे दूर हैं, यानी उनका चेहरा, यानी जो बच्चे बैठे हैं उनके चेहरे पर जरा सा भी रौनक नहीं है, जरा सा भी स्फूर्तिदायक शक्ति नहीं है, जरा सा भी प्रसन्नता नहीं है। और वे कैसे हैं? लाइक रूटलेस फेस। यहाँ पर बड़ी ही मार्मिक ढंग से उन्होंने कंपेयर किया है उन बच्चों का तुलना रूटलेस से किया गया है। रूटलेस फेस का यहाँ पर अर्थ क्या होता है कि जैसे किसान होते हैं, किसान का जो खेत होता है, जो खलिहान होता है, तो आपने देखा होगा कि बुआई करने के पहले उनके खेतों में जो घास फूस होता है उसको वे उखाड़ कर फेंक देते हैं, उसको हटा देते हैं। तो यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि ये बच्चे ठीक इसकी तरह है, उस यूजलेस रूट के समान हैं। खेत में जो यूजलेस जो रूट होता है, जो बेकार जो वहाँ पर घास फूस है, उसके समान है। यानी इनको तो उखाड़ के फेंक देना चाहिए। यानी कि इन बच्चों को तो, यानी हमारे देश को इन बच्चों की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इतने बेकार हैं, इनकी कंडीशन इतना ख़राब है कि लाइक रूटलेस फेस, यानी कहने का मतलब इनके चेहरे पर जरा सा भी रौनक नहीं है, जरा सा भी प्रसन्नता नहीं है। ये बेकार घास फूस के समान है। द हेयर राउंड, द हेयर, 1 मिनट, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर ये तभी से मैं कंफ्यूजन हो रहा हूँ। यहाँ पर विट्स है, विट्स लिखा गया है, WEEDS, तभी से मैं थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। रूटलेस जड़, यहाँ पर मैंने फेस लिख दिया था, सॉरी इसके लिए। तो ध्यान से आप करो, ये जो बच्चे हैं एक यूजलेस जड़ के समान है, बेकार घास फूस के समान है। फिर द हेयर, इनके जो बाल हैं, कभी स्टेफन स्पेंडर ने बताया कि इनके जो बाल हैं, हेयर राउंड देयर पाइलर। पाइलर का मतलब होता है, पाइलर का मतलब होता है ना पीले चेहरे, उदास चेहरा, सैड फेस। उनके जो चेहरे हैं बिल्कुल उदास हैं। पाइलर माने उदास चेहरा, और उनके उदास चेहरे पर जो बाल हैं वो राउंड, चारों तरफ बिखरे हुए हैं। हेयर, बाल, राउंड, चारों तरफ, देयर, उनके पाइलर, उदास चेहरे पर। तो उनके उदास चेहरे पर जो बाल हैं बिल्कुल फैले हुए हैं, बिखरे हुए हैं। अपने बच्चे, छोटे बच्चों को देखा होगा प्राइमरी स्कूल में अपने यहाँ, तो अक्सर करके बच्चे जो गांव के हो उनके बाल मतलब बिखरे होते हैं। तो वे जो बच्चे हैं एलिमेंट्री स्कूल के कमरे में, तो उनके जो बाल हैं बिल्कुल उनके उदास चेहरे पर बिखरे हुए हैं। द टाल गर्ल, यहाँ पर देखिए कवि ने जो भी बच्चे हैं वहाँ पर, उनमें से कुछ बच्चों का उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्रिप्शन दिया है। एक लड़की है, द टाल गर्ल विथ हर वेड डाउन हेड, एक लंबी लड़की है, उस कमरे में एक लंबी लड़की है जो विथ हर वेड डाउन हेड, वेड डाउन हेड, यानी कि यहाँ पर होता है जो अपने वेड डाउन, यानी भारी सिर को झुकाए हुए बैठी है। वेट डाउन हेड का मतलब उसका भारी सिर, उसका साथ सिर बहुत बड़ा है और झुका कर बैठी है। लेकिन इसका अर्थ क्या है? यहाँ तो पहले शाब्दिक अर्थ, वेट डाउन हेड मतलब उसके अपने भारी सिर को झुकाए बैठी है। इसका अर्थ यह है कि यानी वो अपने मुंह को छुपाए हुए ऐसे बैठी है। इसका अर्थ है वो काफ़ी दुखी है, या तो गरीबी के कारण या तो कुछ कारण है, यानी गरीबी तो है ही, उनकी पिटिबल कंडीशन तो है ही, तो वो अपने माने सिर को छुपाए हुए, अपने चेहरे को छिपाई हुई बैठी हुई है। कौन? एक लड़की है, लंबी लड़की है जो अपने सिर को छुपाए हुए बैठी हुई है। दूसरे लड़के के बारे में व्याख्या देता है, द पेपर सीमिंग बॉय, एक लड़का और है जो पेपर जैसा पतला है, पेपर सीमिंग बॉय, मेटाफर का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, मेटाफर का।
तो पेपर सीमिंग बॉय, पेपर जैसे पतला है, वो जो लड़का है पेपर जैसा पतला है, बहुत पतला है, और विथ राइट साइज, और उसकी आंखें चूहे जैसी हैं। यहाँ पर राइट साइज का मतलब होता है ना तलाश करना, जैसे चूहे की जो आंखें होती हैं वो चारों तरफ नाचती रहती हैं, हमेशा इधर उधर देखती रहती हैं कुछ खाने के लिए। तो एक लड़का है जो पेपर जैसा पतला है और उसकी आंखें चूहे जैसी हैं, वो क्लास में इधर उधर देख रहा है, यानी जैसे कोई चीज़ वो तलाश कर रहा हो खाने के लिए। यहाँ राइट साइज का मतलब होता है भूखा। इडियम फ्रेज मिलेंगे तो इसका अर्थ होता है भूखा। राइट साइज। तो द स्टैंडर्ड, और देखिए वो लड़का कैसा है, स्टैंडर्ड है, उसका जो है शारीरिक विकास रुक गया। स्टैंडर्ड का मतलब होता है जो फिजिकल जो ग्रोथ होता है वो उसको रुक जाने को कहते हैं। स्टैंडर्ड मतलब कि उसका फिजिकल ग्रोथ रुका हुआ है। अनलकी हेयर, और वह दुर्भाग्यशाली। अनलकी काफी दुर्भाग्यशाली है, वो लड़का काफी दुर्भाग्यशाली है, उसका नसीब अच्छा नहीं है। अनलकी, और हेयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, जिसको संपत्ति में अपने माता पिता के द्वारा जो कुछ मिलता है तो उसको उत्तराधिकारी बोलते हैं। तो वो लड़का अनलकी हेयर है, दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी है, वह दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी है। इसका अर्थ क्या, उसका फिजिकल ग्रोथ रुका है उस बच्चे का, उसकी आंखें जो है चूहे जैसी हैं, उसका फिजिकल ग्रोथ रुक गया है, और वह एक दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी है। ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, ट्विस्टेड बोन्स मतलब होता है ऐसे लोग, माने उस बीमारी है ट्विस्टेड बोन्स, जिसके शरीर की हड्डियां थोड़ा मोटी पतली या सिकुड़ी हुई होती हैं, मुड़ी हुई होती हैं, एक प्रकार का ये। तो उसके शरीर में जो हड्डियां हैं ट्विस्टेड बोन्स, उसके शरीर में जो हड्डी है वो बिल्कुल ट्विस्टेड है, सिकुड़ी हुई है, मुड़ी हुई है, और जो एक प्रकार की बीमारी है। तो रिसाइटिंग, वही रिसाइट का मतलब वही अध्ययन कर रहा है, उद्धरण कर रहा है, उद्धरण तो पढ़ रहा है, रिसाइट कर रहा है फादर्स गॉर्नेट डिसीज, अपने पिता के द्वारा दी गई घातक बीमारी का। नॉर्टेट का मतलब होता है, नॉर्टेट का घातक, डिसीज बीमारी, तो घातक बीमारी, वो अपने पिता के घातक बीमारी को लेकर के उसका उद्धरण करना है, दोहरा रहा है, उसको झेल रहा है। यानी उसके पिता को भी वही रोग था, कहने का मतलब उसको उत्तराधिकार के रूप में कोई चीज़ नहीं मिला है, बल्कि उत्तराधिकार के रूप में उसे जो है अपने पिता की घातक बीमारी मिली हुई है। यानी उसके जो हड्डियां हैं बिल्कुल दोहरी हुई हैं, सिकुड़ी हुई हैं, जो एक प्रकार का रोग है। तो हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, जो अपने डेस्क पर बैठ करके उस पाठ को दोहरा रहा है, पढ़ रहा है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, यहाँ पर भी मतलब नहीं है, वो अपने डेस्क पर बैठ करके यानी इस पाठ को पढ़ रहा है, यानी कि वो सोच रहा है कि उसको इस प्रकार की घातक बीमारी पिता के द्वारा मिली है। तो वहाँ पर ये ध्यान में, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि और एट द बैक ऑफ डीम क्लास, कवि की निगाह, यहाँ पर दो बच्चों का विश्लेषण हो चुका है। अब कवि थोड़ा क्लास में है तो पीछे देखता है, भाई बच्चे हैं पीछे और एक कोई लड़का है। एट द बैक ऑफ हिज डीम क्लास, उस कमरे में थोड़ा अंधेरा है। डीम क्लास मतलब जो क्लास है वो थोड़ा अंधेरा है, उसमें अंधेरा है, जिसमें से पूरे बच्चे सही से नहीं दिख पाते, लेकिन उस डीम क्लास में माने उस अंधेरे से भरी हुई क्लास के पीछे, एट द बैक ऑफ द डीम क्लास, उस अंधेरे से भरे हुए क्लास के पीछे वन अननोटेड स्वीट, एक जो है अननोटेड जो नहीं दिख रहा है, सही से नहीं दिख रहा है, स्वीट, एक स्वीट एंड यंग, एक छोटा सा लड़का है जो स्वीट काफ़ी मतलब क्यूट है, काफ़ी सुंदर है, काफ़ी अच्छा है, यानी कि काफ़ी स्वीट एंड यंग का मतलब काफ़ी छोटा है और काफ़ी क्यूट है, काफ़ी चंचल है। यहाँ पर स्वीट का मतलब चंचल है काफ़ी। तो हिज आइज लिव इन अ ड्रीम, और उसकी आंखों में एक सपना है, उसकी आंखों में एक सपना है।
और क्या सपना है? आप स्क्वायरल गेम, गिलहरी के खेल खेलने का। शायद वो क्लास में आया है तो पढ़ना नहीं चाहता, वो क्लास में शायद गिलहरी की तरह खेलना चाहता है। जैसे गिलहरी, यहाँ पर ध्यान दें, उसकी आंखों में एक सपना है। वो सपना क्या है? स्क्वायरल गेम का, यानी को सिर्फ स्कूल आया है खेलने के लिए। हाँ, इन द ट्रीज रूम, जैसे यहाँ पर जैसे कि गिलहरी होता है, पेड़ पर जो है दौड़ता है तो कूदता है इस ब्रांच से दूसरे ब्रांच पर, शाखा पर, तो पूरे क्लास में अदर देन दिस, यानी दूसरे बच्चों की अपेक्षा जो दूसरे बच्चे हैं वो काफ़ी, आपने हम यहाँ पढ़ा कि वो काफ़ी, दूसरे बच्चे सैड हैं, काफ़ी दुखी हैं, उनके चेहरे पर कोई रौनक नहीं है। लेकिन एक लड़का है जो अंधेरे में बैठा हुआ है, उसको काफ़ी स्वीट है, काफ़ी क्वीट है, और वो गिलहरी का खेल खेलना चाहता है वो क्लास में। यानी कि वो गिलहरी की तरह पेड़, जैसे गिलहरी पेड़ पर इधर उधर उछलता है, कूदता है, तो उसी प्रकार वो क्लास में जो है वहाँ पर इधर उधर दौड़ रहा है, खेल रहा है। यहाँ पर स्क्वायरल गेम, यहाँ पर जो ट्रीज रूम है, यानी क्लास का जो है, ये जो क्लास रूम है, तो क्लासरूम की तुलना जो है ट्रीज रूम से किया गया है, यानी वृक्ष की शाखाओं से किया गया है। तो आपको ध्यान देना होगा, ट्रीज रूम पूरा नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा बचेगा तो हम अभी बता दे रहे हैं, लिख करके बताना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि बोर्ड हमारा छोटा पड़ जा रहा है, पोएम थोड़ा बड़ा है। तो यहाँ पर देखते हैं, हमने देखा कि फर्स्ट स्टैंजा आपको हमने बताया। अब यहाँ से सेकेंड स्टैंजा का 4 लाइन इसमें बता दे रहे हैं, 4 लाइन हम लिख करके थोड़ा बताएंगे, ध्यान में रखो। तो ऑन शोर क्रीम वॉल्स, अब कभी सेकेंड स्टैंजा में, कभी स्टेफन उस क्लासरूम का, आज का देखो मॉडर्न जो क्लास होता है काफ़ी भाई एचडी क्लास होता है, उसमें साफ़ सफाई होता है, बहुत अच्छे से कमरे होते हैं, बेंच होते हैं, जहाँ पर बच्चे अट्रैक्टिव होते हैं, उनके पेरेंट्स भी अट्रैक्टिव होते हैं। स्कूल जितना अच्छा रहता है वहाँ पर लोग बच्चे उतना एडमिशन ज़्यादा कराते हैं। तो यहाँ पर क्लासरूम की व्याख्या की गई है, उसमें क्लास कैसा है, उसमें क्या क्या है, स्टेफन ने बहुत अच्छे से वर्णन किया है। ऑन शोर क्रीम वॉल्स, उस स्कूल की यानी उस क्लासरूम की जो दीवारें हैं वो क्रीम कलर की हो गई हैं। शोर क्रीम मतलब हल्की क्रीम कलर का हो गई हैं, यानी हमें लगता है कि सफ़ेद रंग से रंगी गई होगी और धीरे धीरे डाउन हो गया होगा। तो आवर शोर क्रीम वॉल्स, यानी उस कमरे की जो दीवारें हैं वो शोर क्रीम हो गए और हल्के क्रीम कलर की हैं, यानी वाइट कलर की थी, शायद वो गंदा हो करके माने क्रीम कलर की हो गई। और डोनेशन, वहाँ पर डोनेशन, वहाँ उस कमरे में जो भी, डोनेशन का मतलब होता है आप लोग जानते हो घूस वगैरह, लेकिन शायद उसमें कुछ लोगों के द्वारा जो दिए गए थे गिफ्ट के रूप में। डोनेशन का मतलब यहाँ गिफ्ट, यानी उस कमरे में गिफ्ट के रूप में लोगों के द्वारा क्या क्या भेंट किए गए थे यहाँ पर दर्शाया गया है। कि पहला तो उस कमरे में क्या दिया गया है, यानी कमरे की दीवारों पर क्या लगाया गया है, शेक्सपियर हेड, शेक्सपियर का जो है एक फोटो है, द फोटो ऑफ शेक्सपियर, यानी आपने शेक्सपियर बहुत फेमस हैं इंग्लिश में, अंग्रेजी में, तो जो है उनका जो है एक देखे होंगे, उनका जो है आगे वाला हिस्सा बाल गायब है, तो आप लोग पहचाने होंगे विलियम शेक्सपियर को। तो एक उस कमरे की दीवार पर जो है विलियम शेक्सपियर का एक फ़ोटो लगा है, हाँ, जिसमें उनका सिर जो है चमक रहा है। और क्लाउडलेस एट डॉन, दूसरा फोटो किसका है, क्लाउडलेस एट डॉन, शाम के समय जब सूर्य ढलता है तो लालिमा चारों तरफ प्रकाशित हो जाती है, तो उसी का दृश्य है। दूसरा फोटो है ढलता हुआ सूर्य का फोटो है, आकाश में बिल्कुल बादल नहीं है, वहाँ पर आकाश में यानी एकदम स्वच्छ आकाश में कोई बादल नहीं है और सूर्य डूब रहा है, उसका फोटो है। और फिर अगला क्या है, सिविलाइज्ड डोम, अगला फोटो है सिविलाइज्ड डोम। सिविलाइज्ड डोम का मतलब होता है ना, सिविलाइज्ड डोम एक भव्य इमारत, सिविलाइज्ड डोम बहुत बड़ा घर, सुंदर घर, जैसे पूरे एरिया में कहते नहीं बहुत बढ़िया बिल्डिंग है, बहुत बढ़िया घर है, तो कहते हैं यार पूरे एरिया में बहुत अच्छा घर है।
सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज। तो एक बहुत विशाल का एक घर, सिविलाइज्ड डोम, बहुत अच्छा घर, बहुत अच्छी इमारत का फोटो है। और राइडिंग ऑल सिटी, अगल बगल सिटी का भी दृश्य है, अगल बगल सिटी का भी उसमें दृश्य दिखाया गया है फोटो में। और एक सुंदर इमारत का फोटो है। बेल्ड फ्लावरी। अब अगला फोटो जो है, उस कमरे में जो अगला फोटो है वो है एक सुंदर बेल्ड, यहाँ जो बेल्ड फ्लावर दिया है, घाटी, एक सुंदर घाटी का फोटो है जिसमें अनेकों प्रकार के फूल हैं, फ्लावरी, वेल्ड फ्लावरी। एक सुंदर जो है घाटी का दृश्य है जिसमें अनेकों प्रकार के फूल हैं, अट्रैक्टिव फूल्स हैं। फिर अगला और क्या है, और टारोलिस वैलिस, यह किसी घाटी का, कोई घाटी का उसमें फोटो है जिसका नाम दर्शाया गया है। यह टारोलिस वैलिस, यह ऑस्ट्रेलिया का कोई घाटी का नाम यहाँ प्रदर्शित किया गया है कि एक घाटी का दृश्य है, जो सादो जो चित्र है, जो फोटो है वो मतलब घाटी का, वो ऑस्ट्रेलिया का है। जो नाम भी रखा गया है टारोलिस, इसको ध्यान में रखना है। माने पेपर में भी आता है अक्सर करके कि मतलब क्या क्या है, यानी उस कमरे में क्या क्या, माने किस किस का फोटो है, आपको ध्यान में रखना है। पहला फोटो आपका शेक्सपियर का हुआ। दूसरा फोटो ढलते हुए सूर्य का फोटो, आकाश में जरा सा भी बादल नहीं है। और तीसरा फोटो जो है एक बहुत सुंदर विशाल का एक घर का फोटो है, बिल्डिंग का फोटो है। अगल बगल चित्र भी, शहर के चित्र भी दिखाए गए हैं उसमें। बेलिज फ्लावर मतलब एक घाटी का चित्र है, माने एक घाटी का भी फोटो है। और उसमें अनेकों प्रकार के फूल हैं। और शायद उसका नाम, शायद उस घाटी का नाम शायद यहाँ पर दर्शाया गया है कि टारोलिस, जो ऑस्ट्रेलिया का है। और अगला जो मैप है, अगला जो फोटो लगा है वो आपको ध्यान देना है, ओपन हैंडेड मैप। एक मानचित्र का फोटो है, चित्र है, ओपन हैंडेड, जो इस प्रकार से है, ओपन हैंडेड, ऐसे लेके, यानी जैसे कोई है इतना हाथ, माने इस तरीके से चित्र है। तो आपको ध्यान देना हो, ओपन हैंडेड मैप एक मानचित्र है जो खुला है, जैसे कोई हाथ से पकड़ के ऐसे दर्शा रहा हो, दिखा रहा हो। तो एक मानचित्र का भी चित्र है, मानचित्र का भी फोटो है। और उस मानचित्र में एवार्डिंग व्यक्त किया गया हो, उस जो मानचित्र है उसमें दिखाया गया है द वर्ड माने संसार। उस मानचित्र में संसार को दिखाया गया, एवार्डिंग द वर्ड इट्स। यहाँ पर थोड़ा व्यंग्यात्मक रूप से थोड़ा सा ध्यान में रखें किस तरीके से यहाँ पर कवि ने दर्शाया, बहुत ध्यान से समझना है। एवार्डिंग द वर्ड इट्स वर्ड, ये मानचित्र इस प्रकार दिखाया जा रहा है कि देखो यही संसार है, द वर्ड इट, इन संसार वालों का यही संसार है, लोगों का यही संसार है। यानी उन बच्चों को मानचित्र के माध्यम से दिखाया गया है कि देखो बच्चों, ये मानचित्र है, ये संसार है, इसको संसार बोलते हैं। और उस मानचित्र में उन पीटीएबल बेचारे जो उन झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके बारे में जरा सा भी वहाँ पर उन क्षेत्रों के बारे में संकेत नहीं दिया गया है। तो ये शायद व्यंग्यात्मक रूप से दिखाया गया है कि देखो ये संसार है और तुम लोगों का संसार देखो कैसा है, झुग्गी झोपड़ी में रहते हो, गंदे नाले के करीब रहते हो। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है कि एक मानचित्र का फोटो है जिसमें ये विभिन्न प्रकार, जिसमें संसार के बारे में दर्शाया गया है और उन बच्चों के सामने रखा गया है, जिससे संकेत हो रहा हो जैसे कि देखो ये संसार है, इसको संसार बोलते हैं। 4 लाइन और बचा है, मुझको लिखना पड़ेगा, सॉरी उसके लिए, चूँकि मेरा बोर्ड छोटा पड़ गया। अब हमारी
हमारे पास तो भाई स्टूडियो नहीं है, कोई कंप्यूटर नहीं है कुछ कि मैं आपको पूरी मुझको लिखना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। आप टेक्स्ट बुक रखिए अपने सामने और अच्छे से केवल आवाज़ मेरा लीजिए। आप अपने बुक पर नज़र रखिए और खूब अच्छे से समझ में आएगा। 4 lines and 8 for these children, these windows, not this map, their world, where all their future painted with fog, a narrow street, sealed in with a lead sky, far from rivers, caps and stars of food and stars of words। अब आप ध्यान से समझें मेरे प्रिय छात्रों। आपने अभी बताया हमने कि ये जो मानचित्र का जो फोटो था, जो ये दर्शाता है कि देखो ये संसार है, ये दुनिया है, लेकिन एंड इट फॉर दिस चिल्ड्रेन, लेकिन इन बच्चों के लिए ये कुछ नहीं है। जो मानचित्र लगाया गया है वह मात्र केवल फोटो है इन बच्चों के लिए, लेकिन इन बच्चों के लिए ये मानचित्र कुछ नहीं है, क्योंकि इन मानचित्र के बारे में उन्हें तो कुछ भी पता नहीं है। नॉट दीज विंडोज, क्योंकि उनका दुनिया तो एक खिड़की के बाहर, जो उस कमरे में जो खिड़की लगा हुआ है, जो खिड़कियां हैं, उनका संसार तो इन खिड़की के बाहर है। जो इस मानचित्र में दर्शाया गया है कि देखो ये दुनिया है, तो ये दुनिया उनसे क्या मतलब, ये तो उन्हें जानते भी नहीं, इमेजिन भी नहीं करते। तो उनका असली दुनिया तो कहाँ है? इस खिड़की के बाहर, जहाँ पर वे पढ़ रहे हैं एलिमेंट्री रूम में, उसकी खिड़कियों के बाहर उनका असली संसार है, जहाँ पर वे गंदगी से, दुख से, कष्टप्रद जीवन बिताते हैं। नॉट दिस मैप, ये मैप नहीं है उनका असली जो है मानचित्र, तो उन विंडोज के बाहर है, ये मैप असली नहीं। उनके लिए इस मैप का कोई अर्थ नहीं। डियर वर्ल्ड, उनका संसार, यानी उनका संसार तो खिड़की के बाहर है, यानी उनका असली संसार तो इन खिड़की के बाहर है, जहां पर वे कष्टप्रद जीवन बिताते हैं। वेयर आर देयर फ्यूचर्स, जहां पर उनका पूरा भविष्य पेंटेड ढका हुआ विथ फाग, कुहरे से। यहाँ पर पेंटेड विथ फाग मतलब अंधकार से भरा हुआ जीवन। पेंटेड विथ फाग का मतलब अंधकार से भरा हुआ जीवन, जहाँ पर वे यानी कि फिर से समझ लें, लेकिन इन बच्चों के लिए जो मानचित्र है वो कुछ भी नहीं है। इन बच्चों के लिए इन खिड़कियों के बाहर ही उनका संसार है। इन खिड़कियों के बाहर दीज विंडोज, इन खिड़कियों के बाहर डियर वर्ल्ड, उनका संसार है, और यह मैप नहीं है। उनके लिए इस मैप का कोई अर्थ नहीं है। वेयर आर देयर, जहाँ पर वे उनका जो भविष्य है वो अंधकार से पेंटेड है, पेंट किया हुआ है, जहाँ पर उनका जीवन अंधकार से पेंट किया गया है, यानी कि जहाँ पर वे
कष्टप्रद जीवन बिताते हैं जहां पर उनका कोई भविष्य नहीं है, उनका कोई भविष्य नहीं है। कभी हम देख रहे हैं, कभी सोशल पर्सन है सोशल पर्सन होने के नाते वह किस तरीके से उनका पिटिबल कंडीशन यहाँ पर उजागर किया है, बहुत ही अच्छा। ए नैरो स्ट्रीट सील्ड, अच्छा और क्या है, नैरो स्ट्रीट, वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी सड़कें नहीं हैं, वहाँ पर एक उनका जो रास्ता है बिल्कुल संकरीला गली है, उनका जो मार्ग है बिल्कुल संकरीला है, वो भी सील्ड है, सील्ड इन विथ द लीड स्काई। सील्ड का मतलब वो भी बाधित है, उसमें भी रुकावटें हैं। सील्ड इन विथ लीड स्काई, यहाँ पर लीड स्काई का मतलब होता है ऐसा आकाश जहाँ पर बिल्कुल आकाश भी ना दिखे, जहाँ पर एकदम कोहरा हो। यहाँ पर यानी कहने का मतलब इसका अर्थ क्या हुआ कि उनका जो स्ट्रीट है, जो गली है, वो भी बहुत सक्रिय है, वो भी बाधित है, वो गली भी दूर तक नहीं गई है, वो भी यानी कि वो गली स्कूल से लेकर वही उनके जो है झुग्गी झोपड़ियों तक ही सीमित है, यानी झुग्गी झोपड़ियों से निकले स्कूल, वहाँ से निकले बस वहीं तक बाधित है। सील्ड विथ द लीड स्काई, यहाँ पर इसका मतलब यह है कि वहाँ पर आकाश ही नहीं है। यहाँ तो हम लोग खुला आकाश होता है, खुला मौसम होता है, तो ऐसा लगता है कि आकाश है, लेकिन वहाँ आकाश ही नहीं है, वहाँ पर उनका जीवन अंधेरे से ढका हुआ, आकाश भी पूरा अंधेरे से, पूरा आकाश में पूरा अंधेरा ही अंधेरा है। यानी जो गलियारा है, गली भी बाधित है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, यानी वे उन नदियों से दूर है, वहाँ कोई नदी नहीं है, वहाँ कचरा वाला पानी बहता है, वहाँ एकदम क्या बताएं, आप समझ सकते हो कि फार फार फ्रॉम रिवर, वे उन नदियों से, हमारे पास क्या होता है शहर में अच्छी अच्छी नदियाँ हैं, तो वे उन नदियों से भी बहुत दूर हैं। कैप्स का अर्थ होता है सुरंग, लेकिन यहाँ कैप्स का अर्थ होता है उछल कूद। यहाँ वे उछल कूद से, यहाँ पर वहाँ पर कोई स्थान नहीं है जहाँ पर वे उछलें कूदें खेलें, वहाँ कोई प्लेस नहीं है, वहाँ पर झुग्गी झोपड़ियाँ हैं जहाँ पर कचड़ा से बिल्कुल भरा हुआ है, वहाँ जो उनका स्ट्रीट है उसी कचड़े से निकलता है, कचड़े में ही जाता है। ध्यान में समझना है कि यानी कि उनका जीवन नरक जैसा है, और वे उस सुंदर नदियों से काफ़ी दूर हैं। कैप्स, कोई मैदान नहीं है उछलने के लिए, कूदने के लिए। एंड स्टार्स ऑफ वुड्स, स्टार्स ऑफ वुड्स का मतलब, वर्ड्स का मतलब होता है अच्छे शब्द। वहाँ पर अच्छे टीचर्स नहीं हैं, अच्छे लोग नहीं हैं, जिनको स्टार्स ऑफ वर्ड का मतलब होता है अच्छा ज्ञान, अच्छा शब्द। तो वहाँ पर कोई ऐसा है नहीं जो उनको अच्छी बातें बताएं, अच्छा ज्ञान दें, यानी इस चीज़ से बिल्कुल कमी है। अच्छे शब्द की कमी है, अच्छे लोगों की कमी है। वहाँ पर कोई मैदान नहीं है जहाँ पर वे कैप्स करें, उछलें कूदें। वहाँ पर नदी, सुंदर नदी भी नहीं है, अच्छी नदी भी नहीं है जहाँ पर वे स्विम करें, तैरें और जो है उछले कूदें। तो हमने देखा कि इस कविता में, इस फर्स्ट और सेकंड स्टेंजा में जो है किसने मार्मिक तरीके से पोएट ने जो है इन बच्चों के पीटिएबल कंडीशन, दयनीय दशा को उजागर किया है। तो ये हमारा 2 स्टेंजा आपने पढ़ा। 2 स्टेंजा उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये सेकेंड पोयम का, इसको 2 स्टेंजा मैं पार्ट 1 में पढ़ाया हूँ, इसको पार्ट 1 रखा हूँ। पार्ट 1 में 2 स्टेंजा, और फिर हम नेक्स्ट वीडियोज़ में इसका 2 स्टेंजा और आपको पढ़ा देंगे जो पार्ट 2 होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आज आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9838248006 पर कॉल करके बात कर सकते हैं। और आप खुश रहें, थोड़ा सा मेहनत करो यार, मेहनत करोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे अगर आपको, अब हमारे पास तो मैंने बताया ना, बहुत बड़ा प्रोजेक्टर नहीं मैं उसमें आपको पढ़ाऊँ भाई, जो हमारे पास व्यवस्था, मैं अच्छे से कोशिश करूँगा पढ़ाने के लिए, ग्रामर से लेके पूरी चीज़।
बस आप हमारे वीडियोस के साथ लगे रहें, और हमारा वीडियोस अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, और हमारा सहयोग भी करें, और हम लगे रहेंगे। केवल आप वीडियो को देखते रहें, आपको बहुत अच्छे से अच्छा चीज़ ग्रामर आपको बताएंगे। केवल आप लगे रहें हमसे बस। तो इसी के साथ आई विश यू हैव ए नाइस डे। गुड बाय।